हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का पार्ट 4। इसके पहले के 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का पार्ट 4। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नन नोज हाउ इट वॉज हैपन। कोई नहीं जानता कि ये कैसे हुआ। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वॉइस में प्रयोग नहीं होता। इसी में से एक वर्ड हमारा हैपन। हैपन का प्रयोग हम पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं। और भी इस तरह के वर्ड है जैसे कि अगर, राइज, इन सारे वर्डों को हम पैसिव वॉइस में यूज नहीं करते। अराइज, फॉल, एग्जिस्ट, कंसिस्ट, डिपेंड, रिजल्ट, इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड है। ये कुछ मेन वर्ड है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। इनके साथ हम पैसिव वॉइस में इन वर्डों का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ हमने पैसिव वॉइस में से यूज़ किया, वाज यूज़ करें, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म या हम हैपन को यूज़ करें। तो यहाँ हम हैपन को या फिर इस तरह के जो भी वर्ड है इसको पैसिव वॉइस में नहीं यूज़ करेंगे। इसे हम एक्टिव वॉइस में यूज़ करेंगे और एक्टिव वॉइस में यूज़ करने के लिए हम वाज को रिमूव करेंगे। यहाँ इट के बाद सीधे हैपेंड आएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हैपेंड। हाउ इट हैपेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव टू से देम द ट्रूथ। मुझे उन्हें सच्चाई कहनी है। यहाँ अंडरलाइन है से का मतलब होता है कहना। इसके आगे हम देम का यूज कर रहे हैं। एक वर्ड होता है टेल और एक होता है से। इस दोनों में डिफरेंस क्या है? टेल का मतलब होता है किसी को कुछ कहना, मीन्स किसी को कुछ कहना। और से का मतलब होता है कहना, सिंपली कुछ कहना या बोलना। और किसी पार्टिकुलर किसी को कुछ कहना तो हम से को नहीं टेल को यूज करते हैं। यहाँ क्या है, देम को कुछ कह रहे हैं तो इस सेंस में यहाँ से को नहीं टेल को यूज करेंगे क्योंकि यह किसी के सेंस में देम का प्रयोग हो रहा है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ हम टेल को यूज करेंगे, से को नहीं। तो यहाँ हम ऑप्शन नंबर 1 को यूज करेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, टेल। नेक्स्ट सेंटेंस है, द SSB विल इंटरव्यू द कैंडिडेट बिटवीन 11 AM एंड 3 PM। SSB कैंडिडेट का 11 AM से 3 PM के बीच इंटरव्यू लेगी। यहाँ अंडरलाइन है 11 AM एंड 3 PM। इसके पहले हम बिटवीन को यूज़ कर रहे हैं। बिटवीन का यूज़ हम दो के लिए करते हैं और इसके साथ जो दो वर्ड होते हैं इसको हम एंड से जोड़ते हैं। तो यहाँ दो चीज़ क्या है, एक हमारा 11 AM एंड दूसरा है 3 PM और इस दोनों को हम एंड से जोड़ रहे हैं क्योंकि हमने बिटवीन को यूज़ किया तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ एंड को यूज़ कर रहे हैं जो बिल्कुल सही है। तो इस सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नो इम्प्रूवमेंट। अदर ऑप्शंस क्यों नहीं गए, क्योंकि यहाँ बिटवीन का यूज़ है तो आगे हम एंड को यूज़ करेंगे। एंड की जगह हम टू या फिर फ्रॉम या बाय को यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ मुझे एंड को यूज़ करना है और हमारा आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। ये क्वेश्चन, ये सेंटेंस में ऑलरेडी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्राइब लिव्ड विद डिफरेंट कस्टम्स। जनजाति अलग रीति रिवाजों के साथ रहते थे। यहाँ अंडरलाइन है विद। लिव विद, लिव के साथ हम प्रीपोजिशन विद का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है साथ जीना, साथ जीना। लिव के साथ अगर ऑन को यूज करते हैं, लिव ऑन, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर निर्भर होना, किसी चीज़ पर डिपेंड होना, लिव ऑन। लिव बाय का मतलब होता है, लिव के साथ प्रीपोजिशन बाय, इसका मतलब होता है टू बिहेव अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर बिलीव या प्रिंसिपल या कस्टम। मीन्स किसी खास विश्वास, किसी सिद्धांत या किसी रीति रिवाज के साथ जीना, उसके अकॉर्डिंग जीना। और इस सेंटेंस में यही बात हो रही है तो यहाँ हम लिव बाय का यूज़ करेंगे। यहाँ विद को जो यूज़ कर रहे हैं ये प्रीपोजिशन यहाँ नहीं यूज होगा, यहाँ यूज होगा बाय। तब इसका मतलब होगा कि वो जनजाति जो थे वो डिफरेंट कस्टम्स यानी कि विभिन्न रीति रिवाजों के साथ जीते थे और ये होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सेंटेंस है, dumbfounded by the accusation, he could offer no serious defense. आरोप से हक्का बक्का वो कोई गंभीर बचाव की पेशकश नहीं कर सका।
डम्बफाउंडेड का मतलब होता है हक्का बक्का हो जाना। बाय द एक्यूजेशन, आरोप से, आरोप के कारण वो हक्का बक्का था और इस कारण ही कुड ऑफर नो सीरियस डिफेंस, वह कोई गंभीर बचाव की पेशकश नहीं कर पाया। यहाँ अंडरलाइन है सीरियस, यानी कि गंभीर, आगे डिफेंस मीन्स बचाव, गंभीर बचाव की पेशकश नहीं कर पाया। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर 4। अदर ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे? अगर हम करेक्ट को यूज़ करते हैं तो बचाव जो वो सही या गलत के सेंस में नहीं होता, इसके लिए हम सीरियस को यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल होगा। ये आंसर नहीं होगा हमारा, सर्टेन भी नहीं होगा, सिवियर भी नहीं होगा, क्योंकि डिफेंस के पर्टिकुलर सेंस में बोलना है तो गंभीर बचाव की पेशकश नहीं कर सका। तो यहाँ हमारा सुटेबल वर्ड होगा सीरियस, जो ऑलरेडी यूज हुआ, बिल्कुल सही है। इस सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है, तो हमारा आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज गिवन टू गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग, उसके जुआ और शराब पीने की हैबिट की संभावना है। गिवन टू, गिवन के साथ टू, इसका मतलब होता है गिवन टू मीन्स टू बी लाइकली टू डू समथिंग, यानी किसी चीज़ की संभावना के सेंस में हम गिवन टू को यूज़ करते हैं। और इस सेंटेंस में क्या है कि उसकी जुआ और शराब पीने की हैबिट की संभावना है, संभावना के सेंस में हमने गिवन टू को यूज़ किया जो बिल्कुल सही है। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इसका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर 4 नो इम्प्रूवमेंट। अदर ऑप्शंस में क्या क्या है? गिवन अवे, अगर गिवन के साथ अवे को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है उजागर करना, उजागर करना, या फिर इससे हम कोई छिपी हुई बात को प्रकाश में लाना, इस सेंस में भी यूज़ करते हैं, जो यहाँ हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ क्या है कि जुआ और शराब की संभावना है, वो जुआरी हो सकता है, शराबी हो सकता है। तो यहाँ किसी बात को रिवील करने के सेंस में गिवन अबो को यूज़ करेंगे तो हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं हो पाएगा। गिवन इनको अगर यूज़ करते हैं, अगर हम इनको यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है हार मानना, हार मानना। तो यहाँ हार मानने की भी बात नहीं हो रही है। गिवन अप मीन्स छोड़ना, छोड़ने की बात नहीं है, कि संभावना की बात है। तो यहाँ गिवन टू का जो प्रयोग हुआ वो बिल्कुल सही है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वुड सून वॉक देन स्टैंड इन द कोल्ड वेटिंग फॉर द बस, मुझे ठंड में बस का इंतजार करने के बजाय चलना ज़्यादा अच्छा लगता है। यह अंडरलाइन है सून, यहाँ सून की जगह सूनर का यूज़ होगा, सूनर, आई वुड सूनर। यहाँ हम सूनर का यूज़ क्यों करेंगे, सून गलत क्यों है? वुड सूनर या फिर रेदर, या हम रेदर को भी यूज़ कर सकते हैं। इस दोनों का वुड के साथ अगर सूनर या फिर रेदर को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है से ज़्यादा। अगर दो चीज़ है तो दूसरे की अपेक्षा पहले को या पहले की अपेक्षा दूसरे को, यानी किसी एक की अपेक्षा दूसरे को ज़्यादा पसंद करने के सेंस में हम वुड सूनर या वुड रेदर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या है कि मुझे ठंड में बस का इंतज़ार करने से ज़्यादा चलना अच्छा लगता है, यानी कि दो बातें हैं, या तो इंतज़ार करना और दूसरा है चलना, दो चीज़ में से एक चीज़ को प्रेफर किया जा रहा है। और इस सेंस में या तो वुड सूनर को यूज़ करेंगे या फिर वुड रेदर को। तो यहाँ हम सुन के जगह सूनर यूज़ करेंगे, यहाँ आएगा सूनर, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सूनर। अदर ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे? हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही, तो यह मुश्किल से के सेंस में नहीं है कि एक की अपेक्षा दूसरे को ज़्यादा पसंद करना में हार्डली को नहीं यूज़ कर सकते, या फिर लॉन्गर को भी नहीं यूज़ कर सकते। ये दोनों ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 3rd ऑप्शन सूनर, आई वुड सूनर। नेक्स्ट सेंटेंस है द इंटरव्यू केम अलाइव बाय सैटेलाइट फ्रॉम हॉलीवुड, इंटरव्यू हॉलीवुड से सैटेलाइट द्वारा प्रसारित हुआ। या अंडरलाइन केम अलाइव, या अलाइव के जगह लाइव का यूज़ होगा, लाइव। ऐसा क्यों होगा? रेडियो या टीवी प्रोग्राम के शूट होने के साथ साथ अगर ब्रॉडकास्ट भी हो तो उसे हम लाइव शो कहते हैं। लाइव कवरेज ऑफ द ओलंपिक गेम्स मीन्स ओलंपिक गेम चल रहा है उसी समय उसका प्रसारण भी हो रहा है, ब्रॉडकास्ट भी हो रहा है। तो सेम टाइम अगर एक्शन भी हो रहा है वहाँ ब्रॉडकास्ट भी हो रहा है, टीवी पे भी आ रहा है, रेडियो पे भी आ रहा है, तो उसे कहते हैं लाइव शो। इसे हम स्टेज शो के सेंस में भी यूज़ करते हैं, यहाँ भी हम लाइव शो का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह के जो शो होते हैं जो करंट में बिल्कुल उधर चल रहा है और यहाँ हम टीवी पे भी देख रहे हैं, स्क्रीन पे भी आ रहा है, तो इसे हम
लाइव वर्ड का यूज़ करते हैं, अलाइव का नहीं, तो यहाँ आएगा लाइव। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा केम लाइव। नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ मच टू इम्पोर्टेंट टू बी मेड अ जोक ऑफ। यह इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसका मजाक नहीं बनाया जा सकता। यहाँ अंडरलाइन है मच टू इम्पोर्टेंट, मच टू, और एक वर्ड होता है टू मच। दोनों में मच और टू का यूज़ है, पहले मच है यहाँ, बाद में मच है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब मच के साथ मच पहले और टू बाद में आए तो उसके बाद हमारा एडजेक्टिव आता है। मच टू के बाद एडजेक्टिव, यहाँ आएगा एडजेक्टिव। लेकिन जब टू का प्रयोग पहले और मच का प्रयोग बाद में हो, यानी कि टू फर्स्ट में आ रहा, तो यहाँ पर नाउन आएगा। यानी इसके बाद हम नाउन को यूज़ करेंगे और मच टू के बाद एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे। यहाँ इम्पोर्टेंट का यूज़ हुआ, ये क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव वर्ड है और इसके पहले मच टू का यूज़ हुआ है। स्ट्रक्चर क्या है? मच टू के बाद एडजेक्टिव, बिल्कुल सही है। तो इस सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। इसका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर 4। अदर ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे? टू मच, अभी हमने बताया कि टू मच के साथ नाउन आता है, तो ये नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। टू मेनी, मेनी नहीं मच आता है, तो मेनी, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। वेरी मच भी नहीं होता, टू मच होता है, तो इसलिए भी ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इस सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ ही वांट्स फर्दर हेल्प सेंड हिम टू मी। यदि उसे और आगे हेल्प की ज़रूरत है तो उसे मेरे पास भेजो। यह अंडरलाइन है फादर, एक वर्ड होता है फादर और एक होता है फर्दर, FURTHER, यहाँ ए यहाँ यू। इस दोनों के मीनिंग में थोड़ा सा अंतर है। ये ए वाला जो फादर होता है उसका मतलब होता है फिजिकल डिस्टेंस और इसका मतलब होता है फिगरेटिव डिस्टेंस, फिगरेटिव डिस्टेंस मीन्स जो एक्चुअल नहीं है। फिगरेटिव का मतलब क्या है कि एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ क्या है कि एक्चुअल डिस्टेंस की बात नहीं कि जिसे हम किलोमीटर में मेज़र कर सके, तो यहाँ फार्दर को यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ फर्दर को यूज़ करेंगे। इसकी जगह आएगा FURTHER, क्योंकि यह ऐसे डिस्टेंस नहीं है जिसे हम मेज़र कर सकें, तो उस सेंस में ये फिगरेटिव डिस्टेंस है और यहाँ में फर्दर को यूज़ करना है। तो मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 फर्दर। नेक्स्ट सेंटेंस है ही जम्प्ड ऑन द लेक। वह लेक में कूदा, लेक में कूदा जाता है, तो यहाँ ऑन जो यूज़ करें इसकी जगह हम इनटू यूज़ करेंगे। और इनटू यहाँ क्यों यूज़ करेंगे? प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ, जैसे कि मूविंग टू अ पोजीशन इनसाइड या इन समथिंग, जहाँ गति छुपा हो, मूवमेंट छुपा हो, उस केस में हम इनटू को यूज़ करते हैं। जैसे कि हम अगर लेक में कूद रहा है तो उसमें गति छुपा हुआ है, वो सोए हुए लेक में नहीं कूद रहा है, वो कि एक्शन कर रहा है, गति है उसमें, तो इस केस में हमारा जो प्रीपोजिशन होता है वो होता है इनटू। जैसे कि हम बोले आई एम गोइंग इनटू द रूम, तो इसमें छुपा हुआ है कि मैं चलते हुए रूम में जा रहा हूँ, और चलना क्या है? एक्शन है, मूवमेंट है, और इस मूवमेंट के सेंस में हमारा जो प्रीपोजिशन होता है वो होता है इनटू। ये ऑन नहीं होता, तो ऑन की जगह हम इनटू को यूज़ करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इनटू द लेक। नेक्स्ट सेंटेंस है एज सून एज आई अराइव्ड इन होम आई न्यू दैट समथिंग वाज रॉन्ग। जैसे ही मैं घर पहुंचा मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ था। अराइव के साथ ARRIV, अराइव के साथ प्रीपोजिशन इन का भी यूज़ कर सकते हैं, एट का भी यूज़ कर सकते हैं। बड़े जगह की बात हो तो वहाँ इन को यूज़ करेंगे, छोटे जगह की बात हो तो एट को यूज़ करेंगे। छोटे जगह के लिए एट और बड़े जगह के लिए इन। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके साथ अराइव के साथ हम प्रीपोजिशन को यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि होम, होम, टुडे, येस्टरडे, या फिर अर्ली, लेट। इस तरह के वर्डों के साथ अगर हम अराइव को यूज़ करें तो हमें प्रीपोजिशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस सेंटेंस में होम को यूज़ कर रहे हैं, होम के साथ हम प्रीपोजिशन इन को यूज़ करें, यह कोई ज़रूरत ही नहीं प्रीपोजिशन की। इन सारे वर्डों के साथ अराइव के लिए हम प्रीपोजिशन को यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ होम के पहले जो इन को यूज़ करें इसे यहाँ से हटाएंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन
अराइव्ड होम, प्रीपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट पास इन द एग्जामिनेशन, दुर्भाग्य से मैं एग्जाम पास नहीं हुआ। या अंडरलाइन है आई डिडंट पास इन, एग्जाम में पास नहीं कर पाया। हिंदी में हम दो तरीके से बोल सकते हैं कि मैं एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाया या फिर मैं एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया। लेकिन इंग्लिश में यहाँ जो हम इनका प्रयोग करें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। इंग्लिश में एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया, एग्ज़ाम में बोलने की ज़रूरत नहीं। में के सेंस में जो इन यूज़ करें इसकी यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसे यहाँ से हटाना होगा। आई डिडंट पास, मैं एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया, तो ये इतना ही सफिशिएंट है, यहाँ इनकी ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आई डिडंट पास। ऑप्शन नंबर थर्ड, आई डिडंट पास द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है हिज पावरफुल डिजायर ब्रॉट अबाउट हिज डाउनफॉल, उसका शक्तिशाली चाहत उसके पतन का कारण बनी या पतन लाई। डाउनफॉल मीन्स पतन। तो यहाँ क्या पावरफुल डिजायर, शक्तिशाली चाहत, ये क्या एक पॉजिटिव बात है। पावरफुल डिजायर एक चाहत है, इच्छा जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है, दृढ़ इच्छा है। ब्रॉट अबाउट हिज डाउनफॉल, ये इच्छा जो है पतन नहीं ला सकती। तो ये सेंटेंस यह डाउनफॉल यूज़ करें मीन्स पतन के सेंस में यूज़ करें, तो यहाँ हम कुछ चेंज करेंगे, ये कुछ गड़बड़ है क्योंकि ये पॉजिटिव बात है। बहुत ही शक्तिशाली चाहत, ये पॉजिटिव बात है जो पतन नहीं ला सकती। तो यहाँ यूज हो रहा है हिज डिजायर फॉर पावर, शक्ति के लिए, पावर के लिए जो उसकी चाहत थी वो उसका पतन लाई, वो उसके पतन का कारण बनी। तो ये ऑप्शन सेकेंड नंबर ऑप्शन हिज डिजायर फॉर पावर, ये हमारा आंसर होगा। सेकेंड ऑप्शन, शक्ति के लिए उसकी चाहत जो थी वो उसके पतन का कारण बनी या पतन लाई। नेक्स्ट सेंटेंस है Ramesh laid in the shade of a tree before he could walk further. रमेश लेट गया पेड़ की छाया में इसके पहले कि वह आगे चल सकता। यह अंडरलाइन है लेड, LAID। एक वर्ड होता है ले और एक वर्ड होता है LIE। इसका मतलब होता है रखना। रखना के लिए हम ले को यूज़ करते हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव मीन्स इसके लिए ऑब्जेक्ट जरूरी है। और दूसरा वर्ड है LIE, इसका मतलब होता है रेस्ट करना या फिर लेट जाना या रेस्ट करना। ये इंट्रांजिटिव वर्ड है जिसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। LAY ले का सेकेंड फॉर्म होता है LAID और इसका थर्ड फॉर्म होता है LAID, मीन्स दोनों सेम। LI मीन्स रेस्ट करना, इसका सेकेंड फॉर्म होता है LAY और थर्ड फॉर्म होता है LAI। बहुत कंफ्यूजिंग है ये दोनों वर्ड और इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे गए SSC में, तो इसे नोट कर लें, इसे याद रखें। LAY ले जिसका मतलब होता है रखना, उसका सेकेंड फॉर्म LAID लेड होता है, थर्ड फॉर्म भी LAID होता है। और सेकेंड वर्ड LIE जिसका मतलब होता है रेस्ट करना या आराम करना, इसका सेकेंड फॉर्म LAY होता है और थर्ड फॉर्म LAI। यहाँ LAID यूज़ किया गया। कौन सा वर्ड है ये वाला वर्ड है। ये मीन्स रखना के सेंस में बात क्या हो रही है, रेस्ट करने की बात हो रही है। रमेश थक गया था इसलिए वो रेस्ट कर रहा था, पेड़ की छाया में वो रेस्ट करना चाह रहा था, न कि कुछ रखना चाह रहा था। रखने की बात नहीं है, रेस्ट करने की बात है। तो यहाँ जो हमने LAID को यूज़ किया इसकी जगह हम LAY को यूज़ करेंगे। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा LAY, ऑप्शन नंबर सेकेंड, मीन्स वो लेट गया। नेक्स्ट सेंटेंस है an education in handling money would imply the ability to oversee the consequences of overspending or overborrowing. मनी हैंडलिंग में शिक्षा का मतलब होगा अधिक खर्च या अधिक बोरोइंग के परिणामों के पूर्वानुमान करने की क्षमता होना। ओवरसी अंडरलाइंड है यहाँ। ओवरसी का मतलब क्या होता है? ओवरसी मीन्स देखभाल करना। देखभाल करना मीन्स ओवरसी करना। तो ये हम ओवरसी यूज़ करें। यहाँ क्या कि पूर्वानुमान की बात हो रही है, तो इस सेंस में ओवरसी को यूज़ नहीं कर सकते। या देखभाल करना इसका मतलब होता है। यहाँ जो हमारा करेक्ट वर्ड होगा वो होगा फोरसी, FORE, फोरसी। इसका मतलब होता है पूर्वानुमान करना, पूर्वानुमान।
तो यहाँ क्या है कि ओवर स्पेंडिंग या ओवर बोरोइंग के पूर्वानुमान की बात हो रही है, पूर्व आकलन की बात हो रही है। इस सेंस में जो हमारा करेक्ट वर्ड होगा वो होगा फॉर सी, और ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा फॉर सी। अदर ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे? ओवरलुक का मतलब होता है अनदेखी करना, इग्नोर कर देना, अनदेखी करना। तो ये बात भी यहाँ नहीं हो रही, ये आंसर नहीं होगा हमारा। ओवर वैल्यू का मतलब बहुत वैल्यू कर देना, ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा पूर्वानुमान करना, मीन्स 4C ऑप्शन नंबर 1। तो ये था आज का हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का पार्ट 4। अभी तक 4 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। आपने देखा होगा कि इसमें कई तरह के एरर्स आते हैं, कभी एडियम फ्रेज को लेकर, तो कभी प्रीपोजिशन के यूज़ को लेकर, कभी ग्रामर के रूल को लेकर। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए आपको इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।